गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको पार्ट 9 पढ़ाया है, ठीक है, शासक और विभिन्न इतिवृत्त, ठीक है। तो हमारा इसमें पार्ट 3 चलेगा आज, ठीक है। तो उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 3 में मुगल दरबार के दैनिक कार्य एवं उत्सव। ठीक है, मुगल दरबार के दैनिक कार्य या उत्सव, मतलब मुगल दरबार में क्या क्या कार्य होते थे या क्या उत्सव होते थे। तो इसमें हमारा राज सिंहासन पहला टॉपिक है इसका। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा राज सिंहासन। तो जो राजतंत्र संस्कृतियों में राज दरबार की भौतिक व्यवस्थाएं शासक पर केंद्रित थी, मतलब जो इसकी भौतिक अवस्थाएं होती थी वो क्या शासक मतलब राजा पर या राज्य पर केंद्रित थी। इसमें शासक के अस्तित्व को समाज को हृदय के रूप में प्रदर्शित किया गया। राज सिंहासन अथवा तख्त इसका केंद्र बिंदु था, मतलब जो राज सिंहासन था, मतलब जो भी राजा था या शासक था वो राज सिंहासन पर बैठता था, वो उसका क्या तख्त केंद्र बिंदु था, जो संप्रभुता के कार्यों को भौतिक रूप प्रदान करता था। राज सिंहासन अथवा तख्त को एक ऐसे स्तंभ के रूप में माना जाता था जिसमें धरती के बोझ को संभाला हुआ था, मतलब जो भी राजा था वो सिंहासन करता था, मतलब उस राजगद्दी पर बैठता था, तो वो क्या था अपनी प्रजा को या अपने राज्य के जो भी कार्यभार था उसको क्या संभालता था। ठीक है, चिरकाल के से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रहे छतरी को शासक की क्रांति को सूर्य की क्रांति से पृथक करने वाला माना जाता था। जो ये क्षत्रिय लोग होते थे उसको क्या माना जाता था, शासक की जो क्रांति थी उसको सूर्य के प्रतीक माना जाता था। दूसरा है दरबारी नियम। दूसरा है हमारा दरबारी नियम या शिष्टाचार। तो इसमें कहा गया इतिवृत्तों में मुगल संप्रांत वर्गों के माध्यम जो हैसियत का निर्धारण करने वाले नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें दरबार में किसी व्यक्ति के साथ का पता इस बात से लगता है कि वह शासक को कितना पास और दूर बैठा देखता है, मतलब इसका अनुमान जो लगाया जाता है दरबार जो के नियम जो होते हैं उससे ये अनुमान लगाया जाता है, लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जो राजा है वो दरबार के कितने पास या दूर बैठा है। दरबार में किसी भी व्यक्ति का स्थान सम्राट की दृष्टि से उसके महत्व का परिचय देता था। मतलब आपने देखा होगा जब राजसभा होती है तो जो राजा होते हैं, जो शासक करता है इंसान, तो वो कहाँ पर राजगद्दी पर बैठता है और उसकी जो प्रजा है या उसके दरबारी जो लोग होते हैं दरबार में बैठने वाले, वो उससे काफ़ी दूरी पर डिस्टेंस में मतलब बैठते हैं, तो उस चीज़ का उस नियम का पालन करते हैं। वो दरबार में सम्राट के सिंहासन पर विराजमान हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति न तो अपने स्थान से कहीं और जा सकता और न ही सम्राट की अनुमति के बिना दरबार को छोड़ा जा सकता है। जब इनकी राजसभा लगती है, मतलब दरबार लगता है, तो जो भी राज दरबार में जो भी लोग सदस्य बैठे हुए हैं वो क्या बिना राजा की अनुमति के वो क्या राज दरबार से बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बैठ सकते थे। दरबार में संबोधन, शिष्टाचार और बोलचाल से संबंधित सभी नियमों को कठोरता पूर्वक उसका क्या पालन किया जाता था।
जो राज्य दरबार में के जो शिष्टाचार थे, मतलब जो भी था उनका अनुपालन करना या उनकी बातों की आज्ञा मानना, तो जो भी उनसे संबंधित थे तो वो क्या, जो वो कर्तव्य थे वो कठिनता पूर्वक होते थे। शिष्टाचार का सामान्य सा भी उल्लंघन होने पर संबंध व्यक्ति को तत्काल सजा का भागीदार बनना पड़ता था। जो भी राज दरबार में बैठे व्यक्ति जो होते थे, अगर वो कोई भी बात को मतलब राजा के इच्छा अनुसार या राजा जो भी नियम थे मतलब नियम के अनुसार उसका कर्तव्य का पालन नहीं करता था, तो उसे क्या भारी मात्रा में दंड या सजा दी जाती थी। फिर है अभिवादन के तरीके। फिर है हमारा अभिवादन के तरीके। शासक को किए जाने वाले अभिवादन का तरीका पदानुक्रम में उस व्यक्ति को हैसियत का परिचय देता था। जो हमारे साम्राज्य में थे मतलब मुगल शासक में थे, जो शासक को किए जाने वाले अभिवादन का जो तरीका था वो किस प्रकार से था, वो जो व्यक्ति का जो भी पद था मतलब वहाँ पर सबके अपने अपने अलग अलग पद होते थे, उस क्रम के अनुसार उनका क्या अभिवादन मतलब वो उनकी आज्ञा का पालन या उनका सम्मान करते थे। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति के सामने जितना अधिक झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत को उतना ही अधिक ऊंचा माना जाता था। मतलब जब राज दरबार में क्या होता है, राजा सिंहासन पे बैठता है और राजा होते हैं तो उसकी जो प्रजा होती है, दरबारी लोग होते हैं, तो वो जितना झुककर उसे मतलब अभिवादन करते हैं या प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे पता चलता है कि उसका कितना बड़ा या कितना ऊंचा उसका दर्जा है। शाहजहां के शासन काल में अभिवादन के इस तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम एवं जमीन चूमना के तरीकों को अपनाया गया। मतलब जो शाहजहां का शासन काल था तो उसमें क्या अभिवादन का करने का तरीका क्या था, अलग था। तो यहाँ पर जो मुगल दरबार के राज के दूतों को भी शिष्टाचार के नियमों का पालन करना पड़ता था। मुगल सम्राट के सामने आने वाले राजदूत से अभिवादन के मान्य रूपों में से किसी एक के अनुसार अभिवादन करने की आशा की जाती थी। जो मतलब शाहजहां के काल में था तो सब लोग क्या करते थे, वहाँ पर सब झुककर उनका अभिवादन करते थे और उनसे ये आशा रखी जाती थी कि वो एक ना एक व्यक्ति उनमें से क्या झुककर सम्राट का अभिवादन करे। ये तरीके थे बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के अनुसार छाती के सामने हाथ बांधकर अभिवादन करना पड़ता था। तो ये जो सबका यहाँ पर क्या अपना अपना अलग अलग तरीका था अभिवादन करना। जैसे हाथों को बांधकर अभिवादन करना या धरती को चूमकर जमीन को चूमकर क्या उनका अभिवादन करना। तो सबका यहाँ पर क्या या अधिक मात्रा में झुककर उनका अभिवादन करना। मतलब अभिवादन का मतलब है उन्हें प्रणाम करना। किंतु इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो ने दरबार में सम्राट जहांगीर के सामने आने पर यूरोपीय रिवाज के अनुसार केवल उन्हें झुककर अभिवादन किया। क्योंकि जो यूरोप के रिवाज थे उसमें क्या सम्राट को सिर्फ केवल क्या झुककर अभिवादन करते थे और इसके बाद उसने बैठने के लिए क्या कुर्सी मांगी। तो उससे क्या जो पूरे राज दरबार में के लोग थे वो मतलब अचानक से अचंभित हो जाते थे। फिर हमारा झरोका दर्शन, ये एक प्रथा है। ठीक है, तो झरोका दर्शन क्या होता है, मुगल बादशाह के दिन का प्रारंभ सूर्योदय के समय व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से होता था। जो सम्राट का जो उदय होता था वो मतलब सुबह होती थी, वो क्या सूर्य की प्रार्थना से मतलब सूर्य के उदय से प्रारंभ होता था और तत्पश्चात वह पूर्व की दिशा की ओर बने एक छोटे छज्जे अथवा झरोके से देखा जाता था। जो मतलब वहाँ की जो प्रजा थी वो क्या उसको जो अपने राजा को देखती थी वो एक झरोके के अनुसार देखती थी। छोटे से झरोके होते थे, उनसे वो उनको अपने राजा के मतलब सम्राट के दर्शन करते थे। इसके नीचे मैदान में एक भीड़ जिसमें सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, महिलाएं, बच्चे सभी सम्मिलित होते थे। और इस झरोके में क्या सभी सम्मिलित होते थे, सभी मतलब
अपने सम्राट के दर्शन करने के लिए सभी एकत्र हो जाते थे और धीरे धीरे सभी झरोके से उनका मतलब दर्शन करते थे। सम्राट को झरोका दर्शन देते थे। झरोका दर्शन की प्रथा सम्राट अकबर ने प्रारंभ की थी। जो ये झरोका दर्शन था वो सम्राट के काल से शुरू हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता को स्वीकृति और अधिक विस्तृत बनाना था। ठीक है, फिर है हमारा प्रशासनिक गतिविधियां। झरोका दर्शन के बाद 1 घंटा व्यतीत हो जाने के बाद फिर बादशाह दीवाने आम अर्थात सार्वजनिक स्थलों पर जाते थे। भवन में आकर अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों का संचालन करते थे। मतलब जो उनकी सरकार थी उनके प्राथमिक जो कार्य थे तो उनके बारे में वो चर्चा करते थे। यहाँ राज्य के अधिकारी सम्राट के सामने अपने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। जो यहाँ के सम्राट थे और वो क्या करते थे, अपने विभाग जो भी उनका कार्य था, जो भी उनका पद था, जो भी उन्होंने अपने विभाग में वो बटे हुए होते थे तो उनका क्या वो प्रदर्शन करते थे। मतलब उनके बारे में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, आत्मनिवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान एक खास में पहुंच जाता था। जब वो दीवान एक खास में पहुंच जाता था बादशाह, तो वहां पर क्या व्यक्तिगत सभाओं में गोपनीय विचार विमर्श होते थे। जो उनकी गोपनीय बातें होती थी, मतलब जो किसी को पता नहीं चलती थी, तो वो बातें उनकी क्या गोपनीय कहलाती थी। तो उनके क्या बारे में विचार विमर्श करते थे वे। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा बादशाह के सामने अपनी याचिकाओं को प्रस्तुत करते थे। जो वहाँ के मंत्री होते थे वो भी अपनी बातों को मतलब प्रस्तुत करते थे कि ये करना चाहिए या ये कार्य ऐसा होना चाहिए। तो वो मंत्री जो होते थे वो भी अपनी बातों को उनके सामने रखते थे। ये ठीक है। उसके बाद है हमारा उत्सव एवं समारोह। ठीक है, उत्सव एवं समारोह मतलब यहाँ पर क्या क्या उत्सव किए जाते थे या क्या समारोह किए जाते थे। मतलब मुगल दरबार में सिंहासन रोहण की वर्षगांठ, मतलब जो सम्राट थे उनके मुगल दरबार में जो सिंहासन होते थे उनकी वर्षगांठ मनाई जाती थी। और ईद, शब ए बारात एवं होली जैसे विशिष्ट अवसरों एवं उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ पर क्या होली होती है या ईद होती है या ईद ए बारात होती है, तो ये सारे क्या उत्सव जो होते थे उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इन अवसरों पर दरबार का वातावरण संजीव एवं रंगीन हो जाता था। सुसज्जित एवं आकर्षित डिब्बों में रखी गई सुसंगत मोमबत्तियों को जगमग तथा महलों की दीवारों में लटकाए गए रंग बिरंगों बंदरवारों से संपूर्ण वातावरण अत्यधिक क्या होता था, जगमगा जाता था और मोहक एवं आकर्षक दिखाई देता था। इतने आकर्षक एवं मोहमोहक दृश्यों को देखकर दर्शन आश्चर्यचकित रह जाते थे। मतलब इतनी आश्चर्यचकित क्यों रह जाते थे, क्योंकि जो यहाँ की सुसज्जा होती है, जब ये त्योहारों पर अपने मुगल दरबार को सजाते हैं या साम्राज्य को सजाते हैं, तो उसको देख करके सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मुगल शासकों को द्वारा वर्ष में 3 प्रमुख त्योहार मनाए जाते थे। जो मुगल दरबार था उसमें क्या एक वर्ष में जो प्रमुख 3 त्योहार होते थे वो ही मनाए जाते थे। सूर्य वर्ष तथा चंद्र वर्ष के अनुसार, जो सूर्य वर्ष होता था या चंद्र वर्ष होता था, तो उसके अनुसार क्या होता था, शासक का जन्मदिन या वंशगमन पर फारसी नव वर्ष रोज, मतलब उनका जन्मदिन या नए वर्ष के जो नया वर्ष आता है या नवरोज होते हैं, तो मतलब त्योहार होते हैं, तो उनके विशेष रूप से उन्हें मनाया जाता है। जन्मदिन के अवसर पर शासकों को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता है। जो वहाँ के जो शासक या सम्राटों का जन्मदिन होता था तो उन्हें क्या विभिन्न वस्तुओं से मतलब
हीरे जवाहरात, ठीक है, तो इन सब से क्या तोला जाता था। और जब तोल देते थे तो जो सारे वो धन होता था वो क्या बांट दिया जाता था, वो प्रजा में बांट दिया जाता था या उसे दान के रूप में बांट दिया जाता था। फिर है हमारा पॉइंट शाही परिवार। ये बताइए बेटा, पहले आपको ये सब समझ में आया जितना मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको? राज सिंहासन, दरबारी नियम या अभिवादन के तरीके, जोरों का दर्शन या प्रशासनिक गतिविधियां, मतलब हमारे जो साम्राज्य है, प्रशासन है, उसमें कैसी गतिविधियां होती हैं, या उत्सव या समारोह कैसे होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको शाही परिवार। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है शाही परिवार। शाही परिवार में इनके जो परिवार के बारे में इसमें क्या वर्णन किया गया है, जो भी इनके मुगल साम्राज्य के जो परिवार था उनके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इतिवृत्तों मतलब इतिहासकारों ने मुगल के घरेलू दुनिया के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने जो हमारे इतिवृत्त थे, इतिहासकार थे, उन्होंने मुगलों के घरेलू दुनिया के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया। हरम शब्द का उद्भव फारसी भाषा में हुआ जिसका अर्थ है पवित्र स्थान। हरम शब्द का यहाँ पर पवित्र स्थान मतलब जो यहाँ पर कहा गया है फारसी भाषा में, जिसका अर्थ है पवित्र स्थान। तो मुगल परिवार की संरचना, ठीक है। मुगल परिवार की संरचना की जो मुगल शाही परिवार में बादशाहों की पत्नियां या उपपत्नियां, मतलब पत्नियां होती थी इनकी, फिर उपपत्नियां होती थी, क्योंकि ये बहुत सारी शादियां करते थे तो इनकी क्या बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो माता, सौतेली माताएं एवं उपमाताएं, मतलब इनकी सौतेली माताएं होती थी, उपमाताएं बड़ी माताएं होती थी, बहनें, पुत्रियां, पुत्र, चाचा, मौसी, मौसे, बच्चे आदि और महिलाओं, सेविकाएं तथा गुलाम आदि सम्मिलित होते थे, ठीक है। जो मुगल परिवार की संरचना होती थी उसमें ये क्या सारे इनकी पत्नियां या पत्नियां या इनकी माता या सौतेली माता या उपमाता, तो उनके क्या बच्चे होते थे, इनकी बेटी, बहन, भाई, पुत्र, चाची, चाचा, ठीक है, या मौसी, ठीक है। तो ये क्या बच्चे आदि महिलाएं, और जो उनकी जो और महिलाएं होती थी मतलब सेविकाएं होती थी, वो भी क्या इनके वंश में ही मतलब सम्मिलित होती थी, या वो गुलाम आदि गुलाम जो होते थे उनके, वो भी उसमें परिवार में सम्मिलित होते थे। भारतीय उपमहाद्वीपों में विशेष रूप से शासक वर्गों में विवाह प्रथा का प्रचलन था। जो शासक थे मतलब हमारे उपमहाद्वीप में, तो उसमें क्या पहले कई विवाह करने की प्रथा थी, तो उसे बहु विवाह कहा जाता था। एक पत्नी के बाद दूसरी पत्नी से भी वो लड़की से शादी कर सकते हैं। मुगल शाही परिवार की महिलाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। जो मुगल साम्राज्य था और उनकी वहाँ की जो महिलाएं थी उन्हें क्या 3 वर्गों में बांटा गया था या सम्मिलित विभक्त किया गया था, बेगम, आगा और आगाचा। क्या बेगम, आगा और आगाचा, ठीक है। शाही परिवार में मुगल परिवार में आने वाली महिलाओं को बेगमें कहा जाता था। जो शाही परिवार में जो मतलब परिवार में आने वाली जो महिलाएं होती थी उन्हें क्या बेगमें कहा जाता था। बेगमों को विवाह के समय पत्नी की ओर से विशाल धनराशि तथा बहुमूल्य वस्तुएं मेहरू के रूप में मिलती थी। स्त्रियों में इनका स्थान सबसे ऊंचा समझा जाता था, और जो आरगाह वे महिलाएं थी जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था। मतलब वो जो कुलीन परिवार में जो लड़कियां होती थी वो उनकी पत्नियां बन के आती थी, तो उनको क्या बेगम कहा जाता था। लेकिन आगाह किसे कहा जाता था? जो लड़कियां कुलीन वर्ग में जन्म नहीं लेती थी, इनका दर्जा बेगमों की तुलना में नीचा होता था, क्योंकि इनका जो ये और परिवार से या और जाति से संबंध होता था इनका, इसलिए इन्हें क्या बेगम या ये कुलीन वर्ग से नहीं होती थी, तो इसलिए इनको क्या बेगम नहीं कहा जाता था।
और इनका जो दर्जा होता था वो बेगम से नीचे होता था। बेगमों को अपने पतियों से आगाओं की अपेक्षा अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। जो बेगम होती थी उनको अपने पतियों से क्या अधिक ऊंचा दर्जा मिलता था, लेकिन आगाह को वो दर्जा या ऊंचा पद नहीं मिलता था। ठीक है, फिर है उसके बाद विवाह और राजनीतिक संबंध। ठीक है, विवाह और राजनीतिक संबंध। मध्यकाल में राजनीतिक संबंधों में निर्धारण में विवाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगलों तथा राजपूतों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनने और मैत्री संबंध स्थापित करना का एक महत्वपूर्ण उपाय था। मतलब इन्होंने कहा है मुगल थे जो या राजपूत थे, उनमें जो विवाह क्या था, राजनीतिक संबंध था। इसका मतलब ही समझो, विवाह और राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध का मतलब ये था कि जो राजा महाराजा होते थे या शासक या सम्राट होते थे तो ये क्या युद्ध करते थे और उस युद्ध को जीत लेते थे। तो उस युद्ध में जीतने के उपरांत ये क्या वहाँ की पुत्री हुई या उनकी बेटी हुई तो उनसे उन्हें क्या वो विवाह कर लेते थे, तो उसे कहते थे राजनीतिक संबंध। ठीक है, विवाह में पुत्री को भेंट के रूप में प्रदान किए जाने के साथ साथ प्राय एक क्षेत्र भी उपहार में दिया जाता था। जब क्या ये लोग उस क्षेत्र को जीत लेते थे तो पुत्री या अपनी बेटी का विवाह करने के लिए विवाह तो करते थे, लेकिन उसे क्या राजनीतिक क्षेत्र भी, मतलब वहाँ एक क्षेत्र होता था या कोई शहर या कोई राज्य होता था तो वो क्या उसे उन्हें मतलब दे दिया जाता था, वो उपहार में दे दिया जाता। यह विभिन्न शासक वर्गों के मध्य पदानुसार संबंधों को निरंतर को सुनिश्चित करने में योगदान करता था। और ये क्या जो शासक थे उनके पदानुसार मतलब क्रम लगातार क्या ये सुनिश्चित करता था इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि इस प्रकार के विवाह तथा उनके परिणाम स्वरूप विकसित होने वाले संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता एक व्यापक तंत्र का निर्माण करने में सफल हो सके। विवाह संबंधों द्वारा महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़ने के कारण उन्हें एक विशाल साम्राज्य की एकत्रित में रखने में अत्यधिक सहायता मिलती थी। और जब वो क्या विवाह कर लेते थे और जमीन का टुकड़ा उन्हें मिल जाता था या कोई राज्य उन्हें मिल जाता था तो वो क्या करते थे, एक बड़ा या विशाल साम्राज्य बनाने में मददगार हो जाते थे या स्थापित कर लेते थे। ठीक है, फिर है महिलाओं की भूमिका। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जो हमारा शाही परिवार था उसमें क्या महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती थी। इतिहास साक्षी है कि मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां की शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो शाहजहां की पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने भी क्या अपने शासक को या शासक सत्ता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब चलाया उसको। और मलिका नूरजहां ने मोहम्मद सम्राट पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया करके शासन को बागडोर अपने हाथों में ले ली। जो जहांगीर थी या नूरजहां मतलब नूरजहां थी तो उन्होंने क्या जो अपने राज्य की क्या बागडोर उन्होंने क्या या डोर अपने हाथों में ही संभाल ली। उसने जहांगीर के साथ झरोका दर्शन में भाग लेने का प्रारंभ कर दिया। जो जहांगीर था और उसका झरोका दर्शन होते थे हमारे, तो वो भी क्या झरोके दर्शन के लिए उनके साथ जाया करती थी और प्रारंभ कर दिया तथा बहुत से सिक्कों पर भी अपना उनका नाम आने लगा। और उन्होंने क्या करा, पहले क्या सिक्कों पर नाम अपने जो राज्य के शासक थे उनका नाम खुदवाया जाता था, तो ऐसे ही उन्होंने नूरजहां ने भी क्या सिक्कों पर अपना नाम लाना शुरू कर दिया। और शाही आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षरों के अलावा बेगम नूरजहां का भी हस्ताक्षर होने लगा। इस तरह शासन सत्ता नूरजहां के हाथों में केंद्रित होने लगी। राज्य संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नूरजहां की स्वीकृति के बिना नहीं होता था। ठीक है,
जागीर प्राय कहा करता था मैंने बादशाहत बेगम नूरजहां को सौंप दी। जो मतलब बादशाह था या जो साम्राज्य था वो क्या नूरजहां को सौंप दिया। मुझे एक शेर शराब और आधा शेर मांस अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। नूरजहां के पश्चात मुगल रानियां और राजकुमारियां महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगी। शाहजहां की पुत्री जहां आरा और रोशन आरा की वार्षिक आय उसे शाही मनसबदारों की वार्षिक आय से कम नहीं थी। जो उनकी पुत्रियां थी उनकी भी जो ये अपने साम्राज्य को संभालती थी, तो जो भी उनका दर्जा होता था या पद होता था तो उस पर क्या करती थी वे उन्हें मतलब आय प्राप्त होती थी। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होने के परिणाम स्वरूप मुगल परिवार की महत्वपूर्ण महिलाओं को इमारतों एवं बागों का निर्माण कराने की प्रेरणा मिली। मतलब जैसे यहाँ के शासक क्या महल या भवन का निर्माण करते थे, ऐसे ही क्या महिलाएं जो शाही परिवार की महिलाएं होती थी उन्हें भी भवनों का निर्माण या बागों का निर्माण करने की या इमारतों का निर्माण करने की प्रेरणा मिली, मतलब इच्छा थी। शाही परिवार की महिलाओं में से अनेक उच्च कोटि की प्रतिभावाएं एवं विदुषी महिलाएं थी। गुलबदन बेगम जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर की पुत्री थी, जो मुगल ये थी गुलबदन बेगम थी, वो क्या प्रथम मुगल जो सम्राट थे बाबर, हमारे जो सबसे पहले सम्राट कौन थे बाबर थे, मतलब जिन्होंने शासक किया सबसे पहले क्या उन थे बाबर थे, ठीक है। तो उनकी पुत्री थी जो हुमायूं की बहन और महान मुगल सम्राट अकबर की फूफी मतलब बुआ थी। इसी प्रकार की एक महिला थी, उसे तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञान था। जो बेगम थी ये गुलबदन बेगम थी, उन्हें क्या तुर्की और फारसी का बहुत ही ज्ञान था, क्योंकि जो बाबर थे वो तुर्की के ज्ञाता थे या फारसी के विद्वान भी माने गए, ठीक है। और इन दोनों भाषाओं में कुशलता पूर्वक लिख सकती है। और वो क्या था इन दोनों भाषाओं में उन्हें अच्छा ज्ञान था, तो वो क्या अच्छी तरह से उसे लिख सकती थी। गुलबदन बेगम से आग्रह किया कि वह बाबर और हुमायूं के समय के अपने स्मरणों को लिपिबद्ध करे ताकि वह अब्दुल फजल उनमें लाभ उठाकर अपने ग्रंथों को पूरा कर सके। और उन्हें गुलबदन से आग्रह किया कि वो अकबर और हुमायूं और बाबर के बारे में कुछ ग्रंथ जो पिछले ग्रंथ थे वो लिखे, जिससे कि उन्हें सहायता मिल सके, ठीक है। फिर हमारा शाही नौकरशाही, मुगल प्रशासन, ठीक है। जो ये हमारा शाही नौकरशाही मुगल प्रशासन था, तो इसमें क्या था, जो मुगल शासन प्रणाली थी मध्यकालीन और भारतीय इतिहास की सर्वाधिक सुनिश्चित और सुसंगठित और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली थी, ठीक है। तो मुगलों की जो शासन प्रणाली थी वो भारतीय और विदेशी दोनों थी, दोनों ही तत्वों से क्या मिश्रित थी। तो इसमें उनका केंद्रीय, इन्होंने क्या दो उस पे इसे विभाजित किया, केंद्रीय और प्रशासन संबंध फारसी शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो जो हमारा ये था ये भारतीय और विदेशी दोनों का मिश्रण था शाही परिवार में, नौकरशाही में, मुगल प्रशासन में, और इसे दो प्रांतों में बांटा गया, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। तो इसके बारे में मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। जो इसके टॉपिक है वो केंद्रीय क्या है, हमारे केंद्रीय और प्रांतीय, ठीक है। तो ये दोनों हैं, इन दोनों के बारे में मैं कल आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। जितना ये आज मैंने आपको पढ़ाया वो आप इनको समझो, इस टॉपिक को पढ़ो, फिर जो भी कोई दिक्कत हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो,
ठीक है। तो कल हम आपको शाही नौकरशाही मुगल प्रशासन के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमारा क्या 2 टॉपिक है, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, थैंक यू।